नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट की लर्निंग सीरीज में। अभी हम सीख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जिसका आज तीसरा वीडियो है। पहले वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उसमें हमने सीखा है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे बैंकिंग सेक्टर का। हम किसी बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या एनालिसिस करना जरूरी होता है, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज हम ट्रिकर फिनोलॉजी स्कैनर का यूज करेंगे। सिंपल हमें गूगल पे टाइप करना है ट्रिकल फिनोलॉजी। ट्रिकल फिनोलॉजी पे जाएंगे हम। यहाँ पर हमें बैंक सर्च करना है जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम HDFC बैंक देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कासा रेशो। कासा क्या होता है? ये होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का परसेंटेज। यह हमें दिखाता है कि बैंक के पास कितने करंट अकाउंट है और कितने सेविंग अकाउंट्स है और उनके टोटल डिपॉजिट कितना है। जैसे बैंक ने FD, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इंटर बैंक डिपॉजिट, हर तरह की फंडिंग जो बैंक ने ली हुई है, बैंक ने डिपॉजिट इकट्ठे किए हुए हैं, उन सारे डिपॉजिट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का परसेंटेज कासा से पता चलता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो बैंक को कितने परसेंट पैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से मिले हैं, ये हमें कासा परसेंटेज बताता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से पैसे बैंक को बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक को 0% इंटरेस्ट देना होता है और सेविंग अकाउंट पर 4 से 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। आपने देखा होगा ज्यादातर नए बैंक जो आते हैं, सेविंग अकाउंट पर पहले 6 से 8% तक इंटरेस्ट रेट देते हैं, अपना अकाउंट रेशियो बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा कस्टमर अकाउंट ओपन करवाएं, और फिर कुछ टाइम बाद वही इंटरेस्ट रेट 4 से 5% कर देते हैं, क्योंकि हर बैंक चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हो। इससे उनको ज्यादा फंड मिलेगा और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि कासा से बैंक को पैसे मिल जाते हैं 0 से 5% इंटरेस्ट रेट पर। वही पैसे वो लोन पर देती है, जिसका इंटरेस्ट एक एवरेज 8 से 18% तक होता है। जो पैसे 0 से 5% पर लिया बैंक ने, वो 8 से 18% तक दे रही है, मतलब बैंक प्रॉफिट बना रही है। इसलिए जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ हम मान सकते हैं। इसलिए हमें कासा देखना जरूरी होता है बैंक में। अब आपको समझ आ गया होगा कि नए बैंक अकाउंट ओपनिंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अभी दे रहा है और उसका कासा कितना है। अब नेक्स्ट आता है NPA। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसका मतलब बैंक ने जो पैसे लोन पर दिया है उसमें से कितना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। अगर बैंक ने 100 रुपए लोन पर दिए हुए हैं तो कितने रुपए वापस नहीं मिल पा रहे हैं, ये नेट NPA हमें बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बैंक कितनी सक्षम है अपना पैसा वापस लेने में और अच्छे बुरे कस्टमर्स को पहचानने में। सिंपल है, जो अपना पैसा वापस नहीं ले पा रहा है वो आगे अपना बिजनेस कैसे चला पाएगा। अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज या कॉस्ट ऑफ फंड। इससे हमें ये पता चलता है कि बैंक ने जितना भी डिपॉजिट इकट्ठा किया है अकाउंट से, FD से या जहां से भी, उन पर टोटल एवरेज कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को। जैसे करंट अकाउंट पे 0%, सेविंग पे 4% एवरेज, FD पे 6% मान लो, और भी जहां जहां से पैसा बैंक को मिला है वहां पर वो कितना एवरेज अपना इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने कस्टमर्स को। तो ये हमें पता चलता है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज रेशो से। अब कुछ बैंक का कासा आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, पर हो सकता है उसका कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी ज्यादा हो। इससे हमें ये पता चलता है कि उन बैंक ने अकाउंट बढ़ाने के चक्कर में अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा लिया, जिससे उनकी प्रॉफिट रेशो कम हो जाता है। तो ये सब सही नहीं होता। एक बैंक के लिए बढ़े हुए कासा के साथ कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी कम होनी चाहिए। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि बैंक कैसे ग्रो कर रहा है, ग्रोथ रेट क्या है? तो ये पता चलता है एडवांस ग्रोथ परसेंटेज से। ये हमें बताता है कि पिछले साल से इस साल बैंक ने कितना लोन बांटा है, क्योंकि मेन इनकम तो बैंक की लोन से ही होती है। तो जितना ज्यादा ग्रोथ रेट होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस और ग्रोथ होगी बैंक की। अब बैंक को लोन देने के लिए उसके पास पैसे भी होने चाहिए।
तो ये पता करने के लिए बैंक के पास कितने पैसे हैं और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें CAR परसेंटेज से, कैपिटल एडुकेसी रेशो। ये जितना हायर परसेंट दिखाता है उतना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा लोन दे पाएगी और ज्यादा लोन दे पाएगी तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगी, उससे उसकी अपनी ग्रोथ बढ़ सकती है। अब अगला आता है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं बैंक ने 100 रुपए डिपॉजिट पर 5% इंटरेस्ट दिया कस्टमर को और वो 100 रुपए लोन पर दे देता है जिसका इंटरेस्ट रेट 12% होता है। तो बैंक ने 105 रुपए दिए और उस 105 पे उन्होंने 112 रुपए बनाए। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो बैंक का प्रॉफिट रहेगा। मतलब 105 रुपए दिए और 112 रुपए लिए तो 7 रुपए उसका प्रॉफिट माना जाएगा। इस अमाउंट को स्प्रेड कहते हैं। इसी में अगला एग्जांपल देखते हैं कि बैंक ने 5 अलग अलग लोगों से 500 रुपए इकट्ठा किए और वो एवरेज 5% इंटरेस्ट दे रहा है। पर ये जरूरी नहीं है कि 500 उसने पूरा लोन पर दे दिया हो, कुछ अमाउंट बैंक के पास भी रह जाता है। तो मान लेते हैं 500 की जगह 100 रुपए बैंक के पास रह गए और 400 रुपए लोन पर चले गए। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा है 25 रुपए, मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए तो 500 पे 25 रुपए पे कर रहा है वो। और वो 12% के हिसाब से 400 रुपए लोन दिए हैं तो उसमें उसको मिल रहा है 48 रुपीज, 48 रुपए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे निकालेंगे। जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया 25 रुपए उसको माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो बैंक ने लिया 48 रुपीज, तो नेट इंटरेस्ट इनकम हुई 23 रुपए। इसका मार्जिन परसेंटेज हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन बताता है कि सारा इंटरेस्ट पे कर देने के बाद कितना मार्जिन बचता है, यानी वो इंटरेस्ट के रूप में कितना पैसा बचा पाता है। अब किसी बैंक का हम NIM देखते हैं और वहाँ 6% दिखता है, इसका मतलब बैंक सारा इंटरेस्ट और डिपॉजिट कस्टमर्स को लौटा देने के बाद, पे करने के बाद 6% बचाता है नेट इंटरेस्ट इनकम के रूप में। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप सबको समझा सकूं। अब नेक्स्ट आता है ROA, रिटर्न ऑन असेट्स। अब हमें समझना होगा कि बैंक के लिए असेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होती है, तो ये जान लेते हैं हम। तो बैंक ने जो पैसे मार्केट में दिए हुए हैं लोन के रूप में वो असेट्स हैं, क्योंकि इससे बैंक को कमाई होती है। और जो डिपॉजिट हैं, जो कस्टमर्स ने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, इन सब से जो पैसे बैंक ने लिए हुए हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि वो डिपॉजिट वापस लौटाना है कस्टमर्स को। तो ये सब बताता है ROA। अब ROA कितना होना चाहिए, ये कम से कम 1% होना जरूरी है और 2% के आसपास है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर इसका 1 साल का देखेंगे, 3 साल का देखेंगे और 5 साल का देखेंगे। काफी अच्छी ग्रोथ है, आपको ये काफी अच्छा ROI इसको मानेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा हमें सर्च करना है कि बैंक के पास पैसे आ रहे हैं वो अलग अलग जगह से होने चाहिए। मतलब कुछ सेविंग अकाउंट से, कुछ करंट अकाउंट से, कुछ FD से, कुछ और कहीं से। ऐसा ना हो कि बैंक के पास एक ही जगह से सारे पैसे आ रहे हों और कहीं वो डिपॉजिटर हो और वो आगे चल के ना रहे, तो बैंक को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये चीज का ध्यान भी हमें रखना है। सेम ये भी देखना है कि बैंक ने जो पैसे लगाए हुए हैं, मतलब मार्केट में जो पैसा लगाया है अलग अलग जगह होना चाहिए। जैसे लोन पे दिया हुआ है तो एग्रीकल्चर लोन पे है, थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर में दे रखा है, थोड़ा और कहीं बिजनेस लोन दे रखा है, ऐसे अलग अलग जगह उसके पैसे होने चाहिए। अब ये सब आपको कहाँ देखना है, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर कंपनी प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर कंपनी का पूरा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन कंपनी तैयार करती है, एक बैंक तैयार करती है। जो ये आप ओपन करोगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि साल दर साल कितनी परसेंट अकाउंट ओपनिंग बढ़ाई है, किस टाइप के अकाउंट कितने हैं, लोन कहाँ कहाँ दिया है और उसका इम्प्रूवमेंट क्या है, डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ से कितना परसेंट है और उन पर एवरेज इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, और भी बहुत सी बातें जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए एक बैंक के बारे में। और इसी में आपको मिल जाएगी नॉन फंडेड रिवेन्यू, वो फंड जो बैंक अदर एक्टिविटीज से जनरेट करता है, जैसे लॉकर चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, पॉलिसी बेच के, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से, अदर बैंक चार्जेस और भी जो होते हैं, इन सब से जो कितना रेवेन्यू बना रहा है वो भी रिपोर्ट इसी में आपको मिल जाएगी नॉन फंडेड रेवेन्यू सेक्शन में। ये सब करने के बाद में
आपने 2-3 अच्छे बैंक्स निकाल लिए, तो अब आपको उन बैंक से जुड़ी न्यूज़ सर्च करना होगी। नेगेटिव न्यूज़ भी, पॉजिटिव न्यूज़ भी, दोनों पिछले 3-4 महीने की आपको देखना होगी और सर्च करना है कि मैनेजमेंट और सीईओ से जुड़ी न्यूज़। कहीं कोई पर्सन ऐसा तो नहीं जिसका नाम किसी फ्रॉड में या घोटाले में आ रहा है, या बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज़, ये सब आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। इतना सब करने के बाद में समझो आपने बहुत हद तक अच्छा बैंक सिलेक्ट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने के बाद में भी आप कह रहे हो कि बहुत हद तक अच्छा बैंक निकाल लिया है, 100% क्यों नहीं? तो जैसा मैंने कहा था कि ये शेयर मार्केट है, एक समुद्र की तरह है, जितना सीखोगे कम है, इसलिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियोस में आगे के और भी न्यू कॉन्सेप्ट में लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में स्टॉक मार्केट की लर्निंग सीरीज में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ये नॉलेज अपने तक ना रखिए, अपने उन दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।